मियाऊं मियाऊं। रुखों के अंदर से कहीं मोर बोला। उसने अपने हाथ में लटकी परों की पोटली को उन बेशुमार परिंदों के ढेर पर रख दिया जो अब हड्डियां हो चुके थे, और उठ खड़ी हुई। गए बरसों में पानी यहाँ तक आते थे। उसने कदमों में बिछी सफ़ेद मिट्टी की तह को देखा। रुखों के ज़ख़ीरे में छुपा हुआ ये कलर उठा मैदान 500-600 कुर्रों लंबाई में और चौड़ाई में होगा। पहले तो झील के पानी रुखों के तनों तक आते थे, पर अब वो सिर्फ बीच में 100-150 कुर्रों के रकबे में सिमट गए थे। गहराई में भी बस इतने के तह का कीचड़ साफ नज़र आता था, और चौपाई इसमें खड़े रह सकते थे, पर लेटने से डूबते थे। अब बड़े पानी भी कम आते थे, और अगर आते थे तो दरिया से निकलकर यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ज़मीने में गुम हो जाते थे। और यूं हर बरस ये झील भरने के बजाय कुछ और सूख जाती थी, कुछ और सिमट जाती थी। हर बरस पानी के गिर्द एक और दायरा बन जाता, जहाँ तक पानी पहले था और अब सूख चुका था। ऐसे दायरे फैलते हुए रुखों के अंदर तक जाते थे कि पानी भी तो वहीं तक जाया करता था। इस कलर उठी ज़मीन पर जहाँ से झील हट चुकी थी, परिंदे गिरते थे और मरते थे। सब जानते थे कि इस मकाम पर परिंदे सिर्फ मरने के लिए आते हैं, और दूर दूर से आते हैं। कभी इक्का दुक्का और कभी अनगिनत डारों में वो इधर आते, उनके मुर्दा जिस्म गलते सड़ते और उनकी बू रुखों के अंदर तक जाती, पर वो सब एक ही जगह पर गिरते, और यूं उनकी हड्डियों का एक टीला सा बन गया था। इसी टीले पर वो भी गिरा था, और अब पड़ा था, अगरचे अभी गला सड़ा नहीं था। मियाऊं मियाऊं मोर बोला। पर रोशनी का साया कलर उठी ज़मीन पर सफ़ेद हो रहा था। उसने अपना साया देखते ही डर के मारे हिचकी ली, आसे पासे देखा और फौरन अपना मुख मोड़कर सूरज पासे कर लिया। उसने पहले कभी भी भूल चूक में भी सूरज की तरफ पीठ नहीं की थी। उसने बड़ों से सुन रखा था कि ऐसा करने से बुरा सामने आता था, पर आज तो आसमान से गिरे परिंदों को देखने में मगन अनजाने में ऐसा कर बैठी थी। मियाऊं मियाऊं मोर बोला। पार रोशनी सूरज को सामने रखकर रुखों में दाखिल हुई और उनकी घनेरी छाँव में रास्ता बनाने लगी। यहाँ गर्म नमी में उसके बदन के मसाम खुले और सांस लेने लगे, और पसीना उसकी गर्दन से रेंगता हुआ पीठ को छूने लगा। रुखों के इस ज़ख़ीरे में बारिश उतरती रहती थी, और यूं एक गीली हवा दम साधे इधर मौजूद रहती थी। रुखों में पीपल और इमली के रुख ज़्यादा थे, और इनमें से बेशतर अगरचे खोखले हो चुके थे, लेकिन कोई भी उन्हें छूने का सोच नहीं सकता था, क्योंकि इन रुखों में युक्सना और युक्शनी रहती थी, उनकी रूहें जो देखती थी। पीपल का एक बहुत बड़ा तना उसके रास्ते में आया तो पारोशनी से फलांगने के बजाय सर झुकाकर उसके साथ चलती गई, और उसके गिर्द चक्कर लगाकर वापस अपने रास्ते पर आई। छाँव इतनी घनी थी कि कुछ सुझाई न देता था। कहीं कोई एक पत्ता हिलता तो सूरज की एक किरण उस अंधेरे में शताबी से दाखिल होती, फिर जैसे तारीकी उसे जज्ब कर लेती। पर पारोशनी यहाँ भी देख सकती थी, और ना भी देख पाती तो वो यहाँ आंखें बंद करके चल सकती थी। सिर्फ वो थी जो रुखों के अंदर झील तक जाती थी, और कोई न जाता था। मियाऊं मियाऊं मोर बोला, और इस बार वो पारोशनी को देखकर बोला था। उसका ऊपर वाला होंठ दांतों से परे हुआ, और पीपल के पत्तों में से आती रोशनी उन पर लिशकी, और वो मुस्कुराती ही उसके पास से गुजर गई। जब वो बांझ औरतों के रुख के करीब हुई तो पल भर के लिए रुकी। पीपल की शाखों और ख़ास तौर पे उसके मोटे और ऊपर उठते हुए तने के गिर्द बेअंत वन सवन्ने धागे बंधे हुए थे। हर धागा एक ऐसी औरत ने बांधा था जो खुश्क थी और फसल चाहती थी, और अपने आप को हरा भरा करने की उम्मीद पालती थी। उसने एक गहरा सांस ली। कम से कम उसे पीपल के साथ रंगीन धागा बांधने की ज़रूरत कभी पेश नहीं आने की। ये वर्चन था उसके हिस्से में। थरथराहट सी और पारोशनी ने घबरा कर सोचा। जहाँ रुख ख़त्म होते थे वहीं से डब्बू मिट्टी का इलाका शुरू हो जाता था। अनजान चलने वाला तो इसमें डूब सकता था कि ऊपर से ये ऐसे थे जैसे मिट्टी हो, इस पर छोटी छोटी घास उगी हो, और कहीं कहीं सरकंडे और धामन और खील दिखाई देते हों। उसे हड़प करने वाली मिट्टी भी बोलते थे, क्योंकि जनौर या बंदा
جو بھی ادھر آیا اس نے اپنے اندر ایسے گم کیا کہ باہر کوئی نشان نہ ملتا کہ ادھر کوئی تھا کہ نہیں۔ گھاس بھی واپس آ جاتی اور اس پر مچھر اور مکوڑے پہلے کی طرح منڈلانے لگتے، پر اس ڈوبو مٹی میں بھی پکے پیڑے راستے تھے جن پر لوگ چلتے تھے، اور پاروشنی ان راستوں کو جانتی تھی۔ اس نے یہاں رک کر آنکھیں بند کی، ہوا کو اپنے اندر کھینچا، تھوڑی دیر تک دم روکا، پھر اس کے نتنوں میں قطرن کی بوجھل خوشبو آئی اور اس نے آنکھیں کھول دیں۔ دائیں ہاتھ پر قطرن کی جھاڑی کے ساتھ وہ راستہ شروع ہوتا تھا جو چھپری اور کھیپ کی جھاڑیوں کے درمیان میں سے ہوتا ہوا پیڈی مٹی یعنی کھیتوں کے قریب جا نکلتا تھا۔ دیکھنے میں تو یہ بھی ڈوبو مٹی ایسا ہی لگتا تھا، وہی چھوٹی چھوٹی گھاس اور باریک گتی جو اس کے اوپر اٹھتی رہتی تھی، پر اندر سے یہ اکا پکا پیڈا تھا۔ پاروشنی دھیرے دھیرے دیکھ کر پاؤں دھرتی اس پر چلنے لگی، کہیں کہیں نرم مٹی بھی آ جاتی اور اسے ٹخنوں تک دھسے پاؤں کو کھینچ کر باہر نکالنا پڑتا۔ دریا کے بڑے پانی اس برس ابھی نہیں آئے تھے، ورنہ یہ راستہ بھی ڈوبو ہو چکا ہوتا۔ قطرن کی جھاڑیوں کے جھنڈ میں اسے پندرو پھر دکھائی دیا۔ وہ شاندار لشکتی گردن اٹھائے خاموش کھڑا جیسے گم تھا، پاؤں، سر یا آنکھوں میں کوئی جنبش نہیں، صرف کان کبھی کبھار ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر پھر جاتے۔ اس کی آنکھیں اتنی تیز نہیں تھیں کہ پاروشنی کو دیکھ سکے، وہ گم کھڑا تھا۔ اور اسی سمے پاروشنی کے پاؤں تلے ایک سوکھی ہوئی ٹہنی ٹوٹی تو اس کے کان اس کی آواز کی جانب پھرے۔ اس دم ہوا کا ایک جھونکا پاروشنی سے ادھر کو گیا تو اس نے نتنے پھلا کر سونگھا اور کسی کی موجودگی کو جان کر ہوشیار ہوا، اور پھر پلانگیں بھرتا ڈابو مٹی پر سے بھاگتا رکھوں کے اندر چلا گیا۔ پندرو ڈابو مٹی پر اتنا بھار نہیں ڈالتا تھا کہ وہ ڈوب سکے۔ پاروشنی جب کبھی جھیل کو جاتی تو یہ چنکارا ہرن کنک نکلا سفید پینٹ والا اپنی چھوٹی سی دم جھاڑتا آنکھیں جھپکاتا اسے کہیں نہ کہیں ضرور دکھائی دے جاتا تھا۔ وہ اسے پندرو کہتی تھی۔ پاروشنی اپنے اندر میں مسکراتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ 3 کڑ کا پینڈا کرنے کے بعد اس کے پیروں نے بتایا کہ ڈبو مٹی ختم ہو رہی ہے۔ وہ اب زمین میں کم دھنستے تھے اور وہ پلانگیں بھرتی ہوئی تیزی سے چلنے لگی۔ انہوں نے اسے ڈوبو مٹی سے باہر آتے تو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ سویر سے اپنی کسیوں اور کدالوں پر جھکے زمین کھود رہے تھے۔ بڑے پانی کا کچھ پتہ نہ تھا کب آ جائے، یہی دن اس کے آنے کے تھے، اور زمین کا یہ ٹکڑا ان کے ذمے پڑا تھا۔ ان دونوں نے جب اپنے بھرا کو دوبارہ جھکتے محسوس نہ کیا تو وہ بھی کمر پر ہاتھ رکھ کر سیدھے ہو گئے اور ادھر کو دیکھنے لگے جدھر تیسرا دیکھتا تھا۔ اس بار میگھ کم برسا تھا اور پھوگ پر پتے نہیں تھے، صرف خشک ٹہنیوں کا جھاڑ تھا جس کی چاندی رنگ دھوپ میں ٹھاٹھے مارتے پانی کی طرح لشکاریں مارتا تھا، اور ان خشک لشکتے جھاڑوں میں پاروشنی چلی جا رہی تھی۔ پھوگ کی ٹہنی اگر خشک ہو تو اس کا رنگ تازہ راکھ ایسا ہوتا ہے، پر اس میں ایسی لشک ہوتی ہے کہ گہری رات میں صرف ایک پھوگ دور سے جلتے الاؤ کی طرح دکھائی دیتی رہتی ہے۔ یہاں ان گنت الاؤ تھے جن کے بیچ پاروشنی چلی جاتی تھی۔ تینوں بھراؤں سے 1 کڑوں کے فاصلے پہ پرماتی کا سیاہ جسم ایک کسی پر جھکا ہوا تھا۔ اس کے کانوں تک جب کسیوں کی کھس کھس خاصی دیر تک نہ پہنچی تو اس نے اپنا لیڑا ڈھیلا کیا اور ان پر تیرتے پسینے کو ہتھیلیوں سے پوچھا اور کھڑی ہو گئی۔ وہ تینوں بلکہ چاروں اس نے ایک ہی رات میں جنے تھے، اور انہیں موت کے یم کتوں سے بچانے رکھنے کے لیے اس وقت دریا پر گئی تھی، اور ان چاروں کی ٹانگیں پکڑ کر انہیں کچھ دیر کے لیے پانی میں ڈبو دیا تھا۔ جب انہیں باہر نکالا تو ان میں سے ایک بے جان لٹکتا تھا، باقی تینوں پھیپڑے پھلا پھلا کر چیختے تھے اور ان کے ناک منہ سے پانی جاری تھا۔ ان کے جثے سونے سیاہ تھے، قد چھوٹے، ناکیں چپٹی اور بال گھنگریالے تھے۔ وہ تینوں الگ سے کوئی کام کاج نہ کر پاتے، ہمیشہ جنوروں کی طرح سانجھے کام کرتے، اور اب وہ سانجھے ہی پاروشنی کو دیکھ رہے تھے، اور انہیں ان کی میاں ماتی دیکھ رہی تھی۔ ماتی کے چٹے سفید دانت دھوپ میں لشکے، اور اس نے اپنے موٹے ہونٹوں کو پھیلا کر ہیک لگائی، جھوریا۔ وہ تینوں جھوریا تھے، پہلا، دوجا اور تیجا جھوریا۔ ماتی کی آواز سنتے ہی تینوں کی نظریں پاروشنی سے الگ ہوئیں اور زمین پر جھک گئیں۔ وہ ان کی میاں تھی، بڑی میاں کا زمینی روپ، وہ اس کے چاکر تھے۔
पारोशी ने उन तीनों को कसियां जोड़कर खड़े होते और फिर माटी की हेक पर दोबारा ज़मीन पर झुकते देखा। वो अपने हिस्से की ज़मीन खोद चुकी थी। डोबू मिट्टी और दरिया के दरमियान फैली हुई ज़मीन पूरी बस्ती की थी। मेघ उतरने से पहले और बड़ा पानी किनारों से बाहर फैलने से अगेते सारे बासी से खोदने के लिए अपना अपना हिस्सा बांट लेते। फिर इसमें कनक, जौ और मटरी वगैरह के बीज डालकर उसे पधर कर देते। खेतों के आसे पासे गहरे की दीवारें बना देते ताकि पानी उनके अंदर आकर ठहरा रहे और जज्ब हो जाए। जब फोट पड़ती, बूटे बनते और उनमें बीज पड़ता तो सबका साझा होता। कभी कभार जब बीज ज़मीन में पड़ा सूखने लगता और उसमें फोट न पड़ती तो बड़ी मैया की एक मूर्ति जो पकड़ी की पकाई हुई खेतियों के बीच रखकर बस्ती की कोई जमी, पधरी या कोसी माती के तीनों पुत्रों का बीज भी ऐसी ही बड़ी मैया के सामने खेत में लेटे हुए हुंका ने डाला था। हुंका उसी रात दरिया में नहाने गया तो फिर लौटा नहीं, दूसरे किनारे चला गया जहाँ सारे मरने वालों की रूहें जाती हैं। पारोशनी भी बड़ी मैया और खेतों के लिए सब कुछ कर सकती थी, लेकिन उसका जी चाहता था सिर्फ वर्चन या समरोह हो, कोई भी। वर्चन या समरोह कौन? उसके बदन में फिर एक थरथराहट सी हुई और वो घबरा कर तेज तेज चलने लगी। जिन खेतों में से वो गुजर रही थी उन्हें भी खोदा जा रहा था। कईयों ने यहीं बस्ती से बाहर खेतों में डेरे बना लिए थे और अपना माल डंगर भी साथ ले आए थे। बड़े पानी के आने पर उन्हें बस्ती को लौटना था। उसकी आहट उन डेरों के पास आती तो कुत्तों की दुमों को पहले खबर होती और वो धूल में धप धप चलने लगती, और जब वो भौंकने को मुंह खोलते तो पारोशनी उसको जान लेते और फिर लेट जाते। जहाँ बस्ती का पहला छप्पर था उसे 2-3 करोड़ उधर लंबे सींगों वाले बैलों का बाड़ा था। इन बैलों के कोहान नहीं थे और उन्हें अगर सामने के बजाय एक पासे देखा जाए तो यूँ लगता जैसे उनको सिर्फ एक सींग है। ये पवित्र बैल थे, सिर्फ नस्ल बढ़ाने के काम में लाए जाते, और वैसे सारा दिन ये बेकार बैठे जुगाली करते रहते। इनकी देखभाल के लिए बस्ती का सबसे बुरा शख्स धुरवा वहाँ बिठाया गया था, मगर लगता था कि वो जाने वाला है, क्योंकि अब वो हर रात दरिया के पासे जाता और किनारे पर बैठ के दूसरे किनारे की तरफ देखता और रोता रहता। उसकी हड्डियाँ दिन ब दिन बड़ी होती जा रही थी और वो सोते में भी यम कुत्तों की आवाज़ें सुनता था। अब जब पारोशनी उसके करीब आई तो वो चारे के इन छोटे छोटे गट्ठों को बाड़े के अंदर ले जा रहा था जो बस्ती वाले सवेरे सवेरे उसकी दीवार के साथ जोड़ गए थे। मामन धुरवा। पारोशनी रुक गई। धुरवा एक गट्ठे पर झुका हुआ था। उसने टेढ़ी आंख से उधर को देखा, फिर उसी तरह झुका हुआ पारोशनी के पास आ गया। किसी के दिल में मेरा ख्याल नहीं, मेरा कसपल, मेरा जोर तो जा चुका। चारे के गट्ठे दीवार के साथ लगा कर चले जाते हैं। इन्हें पता नहीं मैंने कितने बड़े पानी देखे हैं, मुझ में अब हिम्मत नहीं है। पारोशनी बोली नहीं, दीवार की तरफ गई और एक गट्ठा उठाकर बाड़े के अंदर ले गई। पेशाब और लीद में लुथड़े हुए बैलों ने चारा लाने वाले की चाल और ढंग में फ़र्क जाना तो मूंधी हुई आंखों को खोला, फिर अपनी दुमें बारीक लीद में चलाकर पहले से भी ज़्यादा चौड़े होकर जुगाली करने लगे। कुल 6 गट्ठे थे और पारोशनी उन्हें ढोते हुए यूँ निढाल थी कि बाड़े में जो लीद और पेशाब की बू थी वो उसके अंदर अथल पथल करती थी। मामन धुरवा, तुम्हारा काम काज तो ख़त्म हुआ। वो बाहर आकर उससे ज़रा परे होकर बैठ गई। धुरवा की महीन ठोड़ी पर घुंघरियाले बालों का सिर्फ एक गुच्छा था जो उसके काले शाह रंग की वजह से दिखाई नहीं देता था। अलबत्ता हवा के किसी झोंके से सरसराता तो धुरवा उसे फ़ौरन ठोड़ी के साथ ऐसे चिपकाने की कोशिश करता जैसे वो उड़ जाएगा। उसकी छोटी सी खोपड़ी पर स्याह मांस ऐसे कसा हुआ था कि जो ही वो बोलने को मुंह खोलता उसके सर की हड्डी बिल्कुल ही तंगी दिखाई देती। आपका आज का काम काज तो ख़त्म हुआ पारोशनी, पर इस आसे पासे उसने सूखती और उभरी हुई रगों वाला हाथ चारों ओर घुमाया और उधर ऊपर उसने आसमान की तरफ उंगली खड़ी की। जो माना है, जिसे राज़ी रखने को हम बड़ी मैया के पास बैठते हैं और लेंग पर फूल तेल चढ़ाते हैं, जो बीच में से बूटा निकलता है और जिसके यम कुत्ते हमें दरिया के उस पार ले जाते हैं, वो जाने मेरा काज कब मुकाएगा। मामन धुरवा, माना है भी कि नहीं? धुरवा ने एकदम पारोशनी की तरफ देखा जो आलती पालती मारे
उससे 2 गर्द के फासले पर धूप में बैठी थी। मुझे पता नहीं है पारोशनी, पर मैं सोते में यम कुत्तों को देखता हूँ और वो तेज़ दांतों वाले स्याह जिनौर मुझे कोई दुख नहीं देते, बस मेरे सामने बैठकर बूथियाँ ऊपर उठाकर रोते रहते हैं। वो कुत्ते माना ही तो भेजता है। क्या पता मामन, क्या पता। ध्रुवा ने अपनी ठोड़ी पर सरसराते बालों को गुस्से से चिपकाया। क्या कहती हो मामन? अगर कोई भूल चूक में सूरज की तरफ पीठ कर ले तो क्या होता है? तो माना अपने यम कुत्तों को उसके घर में भेज देता है। तूने ऐसा किया क्या? भूल चूक में यम मामन? पारोशनी के चेहरे पर एक स्याही फैलने लगी। ध्रुवा कुछ चौंका, फिर माना के किसी जानों की तरह यकीन के साथ बोला, तू लिंग पर तेल डाल, इसे दूध लगा अपने हाथों से और जो फूल मिल जाए तो उस पर रख। पारोशनी ने जो सुना उसे अच्छा न लगा। उसका माथा जो पिधरा खेत था उस पर मेंढे सी बनने लगी। मुझे जो और काम काज न हो तब ये करती फिरूं मामन। है मामन, सवेरे मुझे अपने कुएं में से पानी निकाल के सबके घड़े और झजरियाँ भरने होते हैं। अपने हिस्से की ज़मीन खोदना होती है। बड़ा पानी आने से पहले इसमें बीज डालना पड़ता है और फिर खाने पीने का, और जिसे और कोई काम काज ना हो वो ये सब करे तो करे। मैं तो। पारोशनी फौरन उठ खड़ी हुई। झील और दरिया के बीच 10 कोस का फासला था। 2 कोस में रुख थे, 2 में डोबू मिट्टी और फिर दरिया तक खेत और कहीं कहीं टीले और झाड़ियाँ। बस्ती से ज़रा हटकर चप्पू और उसकी भीड़ों का एक छप्पर था। पारोशनी अब दरिया के करीब आ रही थी। बस्ती बाएं बाजू पर रह गई थी। पैडी मिट्टी पर चलना मुश्किल हो रहा था। उसके तलवों तले बेअंत रोड़े, छोटे छोटे गहने, ठीकरियाँ पिछले पहर की गर्मी में फूंक रहे थे। कंकर और छोटे छोटे पत्थर तो उस रास्ते का पता देते थे जिस पर 1 कोस परे हटने से पहले दरिया चलता था, मगर ठीकरियाँ पकली की आवे की थीं। टूटे हुए घड़ों और सहनकों की ये ठीकरियाँ आवा चढ़ाने के वक्त भांडों और बर्तनों के दरमियान रखी जाती थी ताकि वो जुड़ ना जाएं, और फिर बाद में पकली उन्हें आवे से दूर यहाँ तक फेंक देती थी। उसके जलते हुए तलवों ने पकली को कोसा और वो पब्बा भार इन जलती हुई ठीकरियों पर कम से कम भार डालती आगे बढ़ने लगी। दरिया की तरफ से हवा का एक झोंका आया जिसकी ठंडक में एक गर्म सांस भी घुल कर आता था। पकली ने आवा चढ़ा रखा था, पारोशनी ने सोचा, और महांद्रे से मस होती हुई ठंडी और गर्म हवा बदन में उतारती मुंह खोलकर चलने लगी। उसे प्यास महसूस हो रही थी। उसने कतरन की झाड़ी की एक जड़ मुंह में रखी और उसे चबाने लगी। यूं ये प्यास कुछ कम हुई। उसके साथ ही उसे पकली के छप्पड़ दिखाई देने लगे और अब थकावट ने उसे बोझल करना शुरू कर दिया। उसने अपने बदन को ज़रा ढीला छोड़ा तो पाँव घिसटने लगे, पर जो ही गर्म ठीकरियाँ उन पर लगी तो वो फिर पन्नों पर चलने लगी। पकली दोनों पाँव जोड़े, घुटनों के बीच एक गीली और पक्की झज्जर रखे उस पर झुकी थी। उसकी उंगलियों में हाथ भर की एक सबस टहनी थी जिसका सिरा कूट कर नरम किया गया था। वो उसे दाएं बाजू में रखे गेरी के प्याले में डुबोती और फिर छज्जर पर बूटे उलीकने लगती। पारोशनी को अपने छप्पर की तरफ आता देखकर उसने एक टहनी को एक नज़र देखा और फिर से घुमाकर उसकी जानिब फेंक दिया। ये तो गेरी नहीं चूसती, सवेरे से 4 झज्जरें ख़राब हुई हैं। पारोशनी चुपके से बैठ गई। टहनियाँ लाई हो? भूल गई, पारोशनी बोली और हथेलियाँ झज्जर की गोलाई पर रख दी। गीली मिट्टी की ठंडक उसके तलवों तक चली गई। पकली के उलीके हुए बूटे और मूर्तें कच्ची मिट्टी में रस बस चुके थे। पकली उन्हें पहाड़ी मिट्टी गिरी को घोल कर बनाती। गेरी 3 रंग की होती थी, काली, पीली और रत्ती। झज्जर के पेट की गोलाई पर आगे पीछे मछली के चाने बने हुए थे। पीपल के पत्ते थे, एक रुख की शक्ल थी और उस पर 2 पखेरु थे और उनके पर उलीकते हुए पकली की टहनी से काली गीरी मिट्टी में जज्ब होने के बजाय सारे बदन पर फैल गए थे। पकली, ये बेल बूटे तुम कैसे उलीक लेती हो? पकली ने छप्पर से दूर आवे के गिर्द बैठे अपने बच्चों की तरफ देखा। वो तेज़ धूप और आग की नज़दीकी से बेपरवाह उसमें खड़ेरा डाल रहे थे। सूखी झाड़ियों और लकड़ी के आवे में सुलगाने के लिए खरेड़ से बेहतर कोई ईंधन न था।
یہ وہ گوبر تھا جو کھیتوں اور راستوں پر پڑا پڑا دھوپ سے سوکھ جاتا تھا۔ وہ ایک چھڑی کے سرے پر بندھے پتھر سے سلگتے ہوئے ایندھن میں سے برتنوں کو ڈھک رہے تھے۔ دریا کی طرف سے ہوا شرلاٹے بھرتی ہوئی آئی اور اوے کے سوراخوں میں داخل ہو کر اوپروں سے گزرتی آگ کے چھوٹے چھوٹے بلبلے بنا دیتی اور ان کے آر پار دکھائی دیتا تھا۔ جو ہی آگ کسی جگہ پر شعلے میں بدلتی تو دونوں بچے فوراً اسے چھڑی کے ساتھ دبا دیتے۔ برتن بنانے والوں کا کہنا تھا کہ آوا جلے تو گیا اور سلگے تو بنا۔ آوا چڑھتے ہوئے کچھ دیر ہو چکی تھی، ورنہ ہوا میں اس کی بو ہوتی۔ میں نے کیا پوچھا پکلی؟ پاروشنی نے پھر کہا۔ ہاں، یہ بیل بوٹے میرے سر میں نہیں آتے ہیں، یہ تو ٹہنیوں میں ہوتے ہیں، اور آپ چھچروں سہنکوں چاٹیوں ڈولوں اور گھڑوں پر بن جاتے ہیں۔ مجھ سے نہیں بنتے۔ پاروشنی نے اپنے سوجے ہوئے پاؤں کو دباتے ہوئے پکلی کی طرف دیکھا۔ یہ تمہارا کام کاج نہیں، میرا ہے۔ پکلی ہنس دی۔ اس کا منہ کھلا تو پاروشنی نے دیکھا کہ اس کا ایک دانت اور کم ہو گیا۔ جیسے دریا میں پانی ہے اور بیج میں بوٹا ہے، ایسے ہی جس کا کام کاج ہوتا ہے اس کے پنجر میں یہ بیل بوٹے ہوتے ہیں جو آپ بنتے ہیں۔ اور یہ چھجروں پر مچھلی کے چانے کیوں بناتی ہو؟ تجھے بتایا ہے کہ آپ بنتے ہیں، اور مجھے تو ابھی یہ تک نہیں پتا کہ یہ جو میں بناتی ہوں تو یہ مچھلی کے چانے ہیں، یہ تو نے مجھے آج بتایا۔ چھجر گھڑے میں پانی ہوتا ہے، اس لیے اس پر پانی کے جنور کی سوت بناتے ہیں۔ پکلی، تجھے زیادہ سمجھ ہے، تو پوچھتی کیوں ہے؟ کیوں آئی ہے؟ چھجر لینے۔ چھپر کے اندر سے لے آ، پکی ہوئی۔ دریائی سروٹ اور جھاڑیوں میں سے بنے ہوئے چھپر کے نیچے فرش پر پرالی بچھی ہوئی تھی اور اس پر گیرو سو رہا تھا۔ آہٹ پر اس نے ایک آنکھ کھولی، پھر پاسا پلٹ کر سو رہا۔ گیرو کے 4 چفیرے پکے ہوئے برتنوں کی پالیں لگی تھیں۔ پاروشنی نے ایک جھجر اٹھائی، پر وہ بھاری لگی، اس میں مٹی زیادہ لگ گئی تھی۔ پھر اس نے دوسری اٹھائی تو وہ ہلکی لگی، اسے ہتھیلیوں میں تھامے وہ باہر آ گئی۔ گیرو سے بھی کام کاج لیا کر۔ مانا نے عورت ذات کو زیادہ بوجھ دی ہے، ماں میاں بھی تو عورت ہے۔ پکلی جو ایک سہنک کے درمیان میں بوٹے الیگ رہی تھی، سر اٹھا کر بولی، مرد ذات کا کیا ہے؟ چھوٹے اور نیچ کام کرنا یا بیج ڈالنا بس۔ تیری طرف 4 چھجریں، 3 گھڑے، 2 ہانڈیاں، 1 چولہا اور 1 سہنک ہو گئی۔ کنک آنے پر یاد رکھنا۔ اور پھر سہنک پر جھک گئی۔ پاروشنی نے پکلی کے ہاتھ میں پکڑی ٹہنی کو دیکھا جو کالے پانی میں ڈوب اور سہنک پر چلنے لگتی آپ۔ درمیان میں گھنے رکھوں کے 2 جنور تھے، ایک دوسرے کے سامنے کھڑے پھنکارتے ہوئے۔ ایک بندرو جس کے بال گھنگریالے اور لمبے تھے اور انہیں پکڑے ہوئے تھا۔ ایک جنور کی ٹانگ کو ایک غراتے ہوئے کتے نے پکڑ رکھا تھا۔ اس ساری مورت کے آسے پاسے مور اور ستارے بنے ہوئے تھے۔ پکلی نے پہلی ٹہنی کو پھینک کر ایک اور ٹہنی کو اٹھایا اور اس میں اپنے بچے کھچے دانتوں تلے چبا چبا کر نرم کیا۔ پھر بڑی احتیاط سے کالے پانی میں ڈبو کر سہنک پر بنے ہوئے مور کے پیٹ میں چند لکیریں کھینچی تو ایک انسانی شکل بن گئی۔ میاؤں میاؤں، رکھوں کا مور پاروشنی کے اندر بولا۔ وہ جانتی تھی کہ جب پنجر خالی ہو جائے تو اسے خالی کر دینے والا سانس بیلوں اور موروں میں چلا جاتا ہے، اور یہی جنور اسے دریا کے پار لے جاتے ہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کنک آنے پر یاد رکھنا۔ بس دیکھ لے، چھوٹی جھجر لے جا رہی ہوں اور اسی کو بھر کر کنک دوں گی۔ پاروشنی نے لچکے بغیر اپنے چوڑے کولہوں پر بڑی آسانی سے جھجر رکھ لی اور چلنے کو تھی کہ پکلی بولی، تیرے اندر کچھ ہے؟ پاروشنی کی آنکھیں کچھ اور سیاہ ہو گئیں۔ کیوں پوچھتی ہے؟ تیرے کولہے چوڑے ہوئے جا رہے ہیں اور ان پر لٹکی کسی جا رہی ہے اس لیے، اور ان پر لنگی کسی جا رہی ہے اس لیے۔ میں ہوں ہی ایسی۔ وہ اپنا غصہ دکھانے کے لیے ایک پاؤں زمین پر مار کر دور آوے کی طرف چلنے لگی۔ پکلی کے دونوں بچے پنڈو اور سکرا اپنے کام میں جوتے ہوئے تھے۔ آوے کے پیٹ میں پکلی کے بنائے ہوئے برتن ایک خاص ترتیب سے اوندھے رکھے ہوئے تھے اور ان کے بیچ ٹھیکریاں اور راکھ بھری ہوئی تھی۔ برتنوں کے علاوہ بچوں نے اپنے کھیلنے کو مٹی کی بیل گاڑیاں بنا کر آوے میں رکھی ہوئی تھیں۔ کچھ چھوٹے چھوٹے عجیب مہاندروں والے بت تھے اور کچھ مٹکے بھی تھے۔ پنڈو اور سکرا اپنے کام میں ایسے گم تھے کہ انہوں نے اپنی طرف آتی پاروشنی کے پاؤں تو دیکھ لیے، پر سر اٹھا کر اسے نہ دیکھ پائے۔ سلگتے آوے کا دھواں آسمان کو جاتا تھا۔
महामैया की कोई मूर्ति नहीं पकाई? नहीं, वो पकली आप बनाती है और आप ही पकाती है। जाने उनमें से किसी के झुके हुए सर में से आवाज़ आई। पारोशनी ने खिसकती झज्जर को ज़रा ऊपर करके कमर के साथ टिकाया और दरिया की तरफ चलने लगी। इधर उधर बिखरी पकली की आवी की ठीकरियाँ अब इतनी गर्म न थीं। आध कोस चलने के बाद उसके सामने सरोट और काही के सरसराते झुंड की एक दीवार आई और वो बिला झिझक इसमें दाखिल हो गई। एक रेंगता हुआ कछुआ उसके पाँव की आहट पर ज़मीन के साथ लगकर पत्थर हो गया। सरोट के बारीक और तेज़ धार के पत्ते पारोशनी की बाहों पर ज़्यादा ज़बानें रखने की कोशिश करते जाते और कभी कभार उसके मुंह से दर्द की एक हल्की सी चीख निकलती जब ये पत्ते इसकी बाहों पर सुर्ख लकीर खींचने में कामयाब हो जाते। पर वो अपने चौड़े नथनों में नमी की बास उतारती चली जा रही थी और सरोट के पत्तों की काट से लापरवाह झज्जर को थामे दूसरे हाथ से सरोट को आसे पासे हटाती चली जाती थी। उस झुंड में और कोई न था। उसके चलने से जो ससराहट फैलती थी तो वहाँ आराम करते पखेरू एकदम फुर फुर उड़ने लगते। वह ऊंचे सरोटों में से निकली तो घनी झाड़ियों में से रेतली ज़मीन के टुकड़े नजर आने लगे। झाड़ियों के खात्मे पर वो रुकी। उसके कदमों में बिछी ज़मीन धीरे धीरे ऊंची होकर एक टीले की सूरत अख्तियार कर रही थी। आसमान उसकी आंखों के बराबर तक झुका था। वह झुकी और झज्जर को संभालती हुई और एक भुरभुरी ढीम उठाकर पूरे ज़ोर से घुमाकर टीले के बाहर फेंक दी। झज्जर पर हाथ रखे सांस रोके और दूर एक हल्की सी छपाक फैली। ढीम दरिया में गिरी थी। वो यहाँ से नज़र न आता था पर ये वहाँ मौजूद था। उस छपाक की आवाज़ से इतने कोसों की थकान ने इसके पंडे को एकदम छोड़ दिया। वो हल्की और बेतकान टीले पर चढ़ती गई। उसकी नज़रों के आगे आसमान नीचा होता गया, यहाँ तक कि उसकी नीलाहट पानी की एक लकीर में चली गई। ये घाघरा था। वो पाँव संभालती टीले से उतरी और कंकरों की गर्म तह पर चलती दरिया के किनारे तक आ गई। उसने झज्जर को ज़मीन पर रखने की कोशिश की तो वह एक पासे लुढ़क गई। उसने चंद ठीकरियाँ जमा की, उनको टेक बनाकर झज्जर को उन पर टिका दिया। पानी को प्यास से देखते उसने आसे पासे देखे बगैर अपना कपड़ा ढीला करके खोल दिया। पारोशनी अपनी नस्ल का ख़ास कद बुत लिए हुए थी। हल्का स्याही माइल रंग, घुंघरियाले और भूरे बाल जो एक सुथरे घोंसले की तरह सर पर रखे हुए थे। भवें ऊपर को उठी हुई, नाक चौड़ी मगर ऊंची, जबड़ा ज़रा आगे को निकलता हुआ जैसे भूखे जनौर का होता है। कद-बुत ऐसा कि कनक की फसल में चलते हुए पहली नज़र पर दिखाई न दे और सरोटों में गुम हो जाए। होंठ मोटे और भरे भरे और कूले फनेरे सांप के फैले हुए फन की तरह। उसने पहला कदम पानी में रखा तो झिझकते हुए रखा। फिर उसके पाँव उसमें ऐसे उठने लगे जैसे वो आम ज़मीन पर चलती हो। 10-12 करोड़ के बाद पानी ज़रा गहरे होने लगा तो उसे अपने पंडे पर चढ़ते और ठंडक उतारते महसूस करती आगे होती गई। वहाँ इतना पानी था कि वो अगर बैठ जाए तो गर्दन तक आए और उसे अपने आप को धो सके तो वो उसमें बैठ गई। उसे नाक पानी पर रखी और फिर सारे चेहरे को पानी में डुबोकर उसे झटकती और आंखों को ज़ोर ज़ोर से भींचती रही। ये उसने अपना चेहरा धोया। अब उसे ज़्यादा दिखाई देता था। उसने आंखें पानी के बराबर लाकर दरिया को देखा जो पहाड़ के पास से बहता आ रहा था। पानी बिछा हुआ बराबर था। कहीं झाग नहीं तैरती थी जो ये बताती कि इधर में ही उतर रहा है। पानी में से किसी पहाड़ी बूटे के डंठल पत्ते न उभरते का न कम होते जो ये बता देते कि उधर आसपास का पानी दरिया में दाखिल हो रहा है। पारोशनी ने गर्दन को बल देकर अपना दायां कान पहाड़ के करीब किया और सुना। दरिया खामोश था, बोल नहीं रहा था, जो मालूम हो कि बड़े पानी आने को है। इस बार बड़े पानी को देर हो गई थी। उसने सुना था कि बहुत पहले बस्ती के बचाव के लिए दरिया के साथ साथ एक दीवार बनाते थे और फिर भी पानी इधर से चलता हुआ खेतों में से होकर डब्बू मिट्टी में से और रुखों में से बहता झील तक जाता था और उसे भर कर फिर उसकी नाक तक भर देता था। इन दिनों खुदाई और बुआई बाद में की जाती थी पर उसकी होश में ऐसा ना हुआ था। अब तो दरिया इतना नीचे हो गया था
کہ اس کے کنارے ٹیلوں کی شکل میں خود ہی دیوار بن گئے تھے۔ جو بڑا پانی آتا تو کھیتوں پر ایک دو پوٹے بٹھی بچھا کر اس وقت الٹے پاؤں دریا کو لوٹتا جیسے اس کی مدد کو واپس جانا ہو۔ پاروشنی کے اوپر پانی کے دو پرندے ہوا میں جیسے ٹھہرے ہوئے تھے، وہ بھی جیسے بہاؤ کو سنتے تھے، پر وہ تیز آواز میں بولتے تھے۔ ٹیلے سے پرے سروٹوں کی الاٹ میں سے دھکڑ دھکڑ کی سی آوازیں آنے لگیں، ساتھ ہی ساتھ ماتی کے پتروں کی خوشی کا شور مچاتی چیخیں اس تک پہنچی۔ وہ زمین کھودنے کے بعد وہ اپنی بیل گڈ پر بستی کو لوٹ رہے تھے اور بیچارے بیلوں کو کوٹ کوٹ کر بھاگنے پر مجبور کر رہے تھے۔ یہ عجیب بات ہے، پاروشنی نے ٹھنڈک سے بدن پر ابھرتے روئیں پر ہتھیلی پھیرتے ہوئے سوچا۔ اگر بیل کا کوہانا ہو تو وہ پوتر سمجھا جاتا ہے اور ساری حیاتی باڑے میں پڑا چین سے جگالی کرتا رہتا ہے، اور اگر اس کا کوہان ہو تو بیچارے کو گڈ میں جوت کر مارتے مارتے ادھموا کر دیتے ہیں۔ دھکڑ دھکڑ کی آوازیں دور ہو رہی تھیں اور ہولے ہولے دور ہو گئیں۔ سروٹوں کے اوپر دھول اڑ رہی تھی۔ پاروشنی نے ایک بار پھر پانی کے بہاؤ پر اپنا کان لگایا اور ادھر دیکھا جدھر سے جھاگ آیا کرتی تھی، جدھر سے دریا کے بولنے کی آواز آنی چاہیے تھی۔ بڑا پانی دیر سے آئے گا اور ہم اپنی زمینیں کھود چکے ہیں۔ یہ دریا کہاں سے آتا ہے، کدھر جاتا ہے اور کب تک آتا رہے گا؟ اس نے دوہرے کنارے کی طرف دیکھا جو ابھرے ہوئے ٹاپوؤں سے پرے بلند ٹیلوں اور لکیر کی شکل میں کچھ کچھ دکھائی دیتا تھا، اور اس کے بدن میں جھجھری سی آ گئی۔ مور اور بیل تمہارے پنجر میں سے نکلنے والے سانس کو دوسرے کنارے تک پہنچا دیتے ہیں۔ رکھوں والا مور، پھر اسی کے ٹھٹھرتے ہوئے جثے کے اندر جہاں ابھی ہوا رکھوں والا مور پھر اس کے ٹھٹھرتے جثے کے اندر جہاں ابھی سانس تھی، بولا میاؤں میاؤں۔